टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करते हैं। साथियों, आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि आखिर सहारा इंडिया निवेशकों का भुगतान करेगा कि नहीं करेगा। इसका हम पड़ताल करने का कोशिश करेंगे। साथियों, इस अहम प्रश्न का राज दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश 22/3/22 में छुपा हुआ है। इसलिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखिए। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश 22/3/22 को हम देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि ये सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पिटिशनर हैं तथा यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट का ये अहम केस है जिसका रिट पिटीशन नंबर 669/2021 है और इसमें कई सारे अन्य कनेक्टेड मैटर भी हैं। इसमें तीनों सोसाइटियों का है। ये सहारियन यूनिवर्सल मल्टी सोसाइटी लिमिटेड और थ्रू यूनियन ऑफ इंडिया तथा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी यूनियन ऑफ इंडिया, माने चारों सोसाइटियों का इसमें कनेक्टेड किया गया है। इस जजमेंट में सहारा पेमेंट करेगी या नहीं करेगी इस का सारा ब्यौरा दिया गया है। साथियों, यह अपील, यह रिट क्यों लाया गया? क्योंकि सेबी के द्वारा 19/3/2019 को एक नोटिस जारी किया गया इन सहारा के चारों कंपनियों को कि क्यों न आपके जो न्यू निवेश है या जो आप इंस्टॉलमेंट लेते हैं उस पर रोक लगाया जाए और आपके कंपनी को बाइंडिंग करने की प्रक्रिया चालू किया जाए। तो इस नोटिस के अगेंस्ट में यह रिट पिटीशन फाइल की गई। तो आइए देखते हैं इस रिट पिटीशन के आर्डर 22/3/22 में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है। ये पहला नंबर है, वी हैव हर्ड द सबमिशन ऑफ लर्नेड सीनियर काउंसिल इन द पिटिशनर, यानी कि पिटिशनर के एडवोकेट्स को सुना गया तथा रिस्पोंडेंट के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल लर्नेड ASG को भी सुना गया तथा वी हैव आल्सो हर्ड इन लर्न काउंसिल ऑफ फॉर द इंटरवीनर, यानी जो इसमें इंटरवीनर यानी अन्य आवेदक हैं उनको भी इसमें सुना गया। वी हैव इंटरप्रीटेड इन दिस प्रोसीडिंग में इसमें ये प्रोसीडिंग करते हैं। ये भी आगे लिखा है, द चैलेंज दिस प्रोसीडिंग आर टू द शो कास्ट नोटिस इशू बाय सेंट्रल रजिस्ट्रार सेक्शन 86 ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002। इसको आगे एक्ट से संबोधित किया जाएगा। माने ये धारा 86 के तहत सेंट्रल रजिस्ट्रार ने नोटिस दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट बना है उस धारा 86 के तहत इन चारों सोसाइटियों को नोटिस जारी किया। तो इस नोटिस को चैलेंज किया गया। द चैलेंज इज प्रीमिसाइज ऑन द एवरमेंट दैट द शो कास्ट नोटिस हैज बीन इशू विदाउट कंडक्टिंग ऑडिट। माने ये सहारा के द्वारा किया गया कि इस तरह का नोटिस जारी नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। लिखा है कंडक्टिंग एन ऑडिट अंडर सेक्शन 70, माने 70 के तहत ऑडिट नहीं हुई है या स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन 77 के तहत नहीं हुई है और इंक्वायरी अंडर सेक्शन 78 के तहत कोई जांच नहीं हुआ है और एन इन्फेक्शन अंडर सेक्शन 79, माने इन तरह का कोई जांच या कोई लेखा परीक्षक के द्वारा कोई ऑडिट नहीं किया गया है, इसलिए इस तरह की नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। तो इसका सबमिशन रेस्पोंडेंट माने यूनियन ऑफ इंडिया के एडवोकेट्स के द्वारा क्या दिया गया, टू द सबमिशन ऑफ लर्नेड ASG इन दैट सेंट्रल रजिस्ट्रार हैज द पावर सो मे टू इशू नोटिस फॉर बाइंड अप ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर सेक्शन 82। माने इसमें जो रेस्पोंडेंट के वकील हैं उन्होंने कहा कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्शन 82 के तहत स्वमेव में सेंट्रल रजिस्ट्रार
कंपनी के वाइंड अप करने के लिए नोटिस जारी कर सकती है। आगे उन्होंने कहा ही प्लेस रिलायंस ऑन क्लास बी ऑफ सेक्शन 82 के क्लास बी में सबमिट दैट द नोटिस हैव बीन इशू अंडर सेट प्रोविजन, माने इस तरह का प्रोविजन दिया गया है। ही सबमिट दैट फॉर innovation of the power of issue notice under section 82 it is not necessary that an audit, माने 82 के तहत हम नोटिस सेंट्रल रजिस्ट्रार दे सकता है, उसके लिए जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें कंपनी या सोसाइटियों को वाइंड अप करने के लिए या नए लेन देन पर रोक लगाने के लिए जारी कर सकता है। आगे लिखा है स्पेशल ऑडिट आर an inquiry should have been held under one of the efforts provision mentioned in 81 of the act, माने इसके प्रोविजन 81 में स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि बिना लेखा परीक्षा या बिना ऑडिट के भी आप नोटिस जारी कर सकते हैं। और आगे हम देखते हैं 5वां क्लास में लिखा है आवर अटेंशन हैज आल्सो बीन ड्रा टू एवरमेंट मेड बाय द रेस्पोंडेंट नंबर 1-2 their counter affidavit file his this matter पैराग्राफ 6 काउंटर एफिडेविट फाइल WPC, माने ये जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है रेस्पोंडेंट 1 और 2 के तरफ से, उस पर उसको देखा जाए तो उसमें लिखा है कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैज टेकन डिपॉजिट ऑफ 47,245 करोड़ फ्रॉम approximately 4 करोड़ डिपॉजिटर। सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड हैज टेकन डिपॉजिट फ्रॉम कंट्रीब्यूशन अमाउंटिंग ऑफ 18,000 करोड़ फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 3.71 करोड़ मेंबर स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी, माने इसमें कितना कितना पैसा कितने लोगों से लिया गया है ये उनके एफिडेविट में लिखा गया है। सी नंबर में लिखा गया है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द मैनेजमेंट के द्वारा यह सूचना दिया गया कि 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज रिवेलेटेड द सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज इन्वेस्टमेंट 28.170 करोड़ एम्बली वैली, माने ये सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव 28,170 करोड़ एम्बली वैली में डिपॉजिट कर दिया है। सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी 17,945 करोड़ रुपया एम्बली वैली में किया है। स्टार मल्टीपर्पज सोसाइटी हैज इन्वेस्टेड 6,273 करोड़ एम्बली वैली लिमिटेड एंड हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड 10,255 करोड़ एम्बली वैली लिमिटेड। ये टोटल अमाउंट 62,643 करोड़ है सो to be invested in Emily Valley Limited by these 4 cooperative society against their total deposit of 86,673 करोड़, यानी 86,673 करोड़ में से 62,643 करोड़ रुपया एमली वैली में ये चारों सोसाइटी जमा कर दिए हैं। आगे देखते हैं, आगे लिखा है द एडिशनल टू लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इन एमली वैली लिमिटेड which is Sahara Group company significant invested have also been depicted in amount of these 4 cooperative society purported to have been made other Sahara Group company like Sahara India Commercial Corporation Limited, सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा हाउसिंग प्रोजेक्ट वर्सोवा बम्बई, सहारा फाइनेंशियल कॉरपोरेट लिमिटेड, सहारा हॉस्पिटलिटी सहारा लिमिटेड, माने इन सोसाइटियों के अलावा अन्य कंपनियों में भी इनका शेयर इन्वेस्टमेंट किया गया है। फिर आगे लिखा है द एग्जामिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी रिवेल that taxation profit have been so transaction of sale and purchase of share of Emily Valley Limited among the group entitled so income
फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, माने ये एमिली बेली के शेयर को सेल करके अपना प्रॉफिट दिखाया गया है, जो ये सेल खुद अपने में ही किया गया है, किसी अन्य जगह सेल नहीं किया गया है, अतः यह इनकम जो दिखाया गया है वो गलत है। आगे लिखा है ड्यूरिंग द हेयरिंग मैनेजमेंट ऑफ सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड रिपीटेड अमाउंट 2553 करोड़ हैज बीन टेकन फ्रॉम फंड ऑफ सोसाइटी एंड डिपॉजिट सेवी अमाउंट, यानी 2253 करोड़ रुपया सेवी के अकाउंट में जमा कर दिया गया है इन सोसाइटियों का, जो भी गलत है। ये सोसाइटियों का पैसा सेवी के फंड में जमा करना अनलीगल है, ये इसमें बताया गया है ई नंबर में। अब आगे हम देखते हैं 6वां पैरा। इन द रिजॉइंडर फाइल्ड बाय पिटिशनर देयर इज नो डिनाइड फैक्ट इंटायर अमाउंट 2553 करोड़ रुपए टेकन आउट फंड पिटिशनर सोसाइटी दैट सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द एक्सप्लेनेशन फर्निश्ड पिटिशनर विच प्राइमा फेसिए डज नॉट सेटिस्फाई, माने इस राशि को कैसे जमा किया गया 2053 करोड़ रुपए, इसका कोई स्पष्ट ब्यौरा नहीं दिया गया है। और विच प्राइमा फेसी डज नॉट सेटिस्फाई, माने उनके जवाब से ये सेंट्रल रजिस्ट्रार सेटिस्फाई नहीं है। इज दैट सेड अमाउंट एडवांस टू सुब्रत राय अगेंस्ट प्लेज सिंस हिज शेयर इन द कंपनी, माने उनके कंपनी में जो शेयर है उस कंपनी के शेयर को गिरवी रख के यह राशि दिया गया है, नेमली एमिली बेली लिमिटेड, एमिली बेली की लिमिटेड में जो शेयर है उसको गिरवी रख के यह राशि इन्वेस्ट किया गया है। द सेड ट्रांजैक्शन प्राइमा फेसी डज नॉट कम विथ इन स्कोप ऑफ सेक्शन 64, जो सेक्शन 64 का उल्लंघन है। ऑफ द एक्ट स्टिपुलेट the manner in which multi-state cooperative society may invested deposit in fund be here under quote explanatory given the petitioner for above referred transfer of RS 2253 करोड़ रुपए, माने इस तरह का राशि ट्रांसफ़र करना ये गलत पाया गया। आगे लिखा गया है एफ नंबर में दैट द कंटेंट पैरा 6 of the counter affidavit under reply denied being wrong false, यानी ये जो काउंटर अपीलांट के द्वारा पेश किया गया है जिसको गलत और फॉल्स तथा इनकरेक्टेड बताया गया है। इट इज़ डिनाइड, माने वो बताए हैं कि पैरा 6 में जो लिखा गया है वो गलत है, फॉल्स है, इनकरेक्टेड है। इट इज़ डिनाइड माने उसको गलत माना गया है। ड्यूरिंग हेयरिंग मैनेजमेंट सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आल्सो रिले, मैंने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव के तहत जो ये काउंटर एफिडेविट दिया गया है उसमें बताया गया है अमाउंट आरियस इतना करोड़ हैज बीन आवर फ्रॉम फंड द सोसाइटी एंड डिपॉजिट सेवी अकाउंट ऑफ द डिस्प्यूट ऑफ सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज बीन सो एंड एडवांस तो सुब्रत राय सहारा, माने ये सुब्रत राय सहारा जी को उनको एडवांस लोन के रूप में यह राशि दिया गया है और उनका शेयर गिरवी रखा गया है। इस तरह से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। फिर आगे लिखा है इन दिस रिकॉर्ड सबमिशन दैट आफ्टर कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये 2152.88 करोड़ रुपया सहारा सेवी अकाउंट में सुब्रत राय सहारा चेयरमैन के अगेंस्ट में अप्रोच पिटिशनर सोसाइटी ग्रांट माने ये जमा किया गया है, जिससे ये 30 उनका ऑर्डर जो है 30/6/14 के ऑर्डर में उनके शेयर को गिरवी रख के जमा किया गया है, जो सही है। ये इस तरह से ये बता रहे हैं अपीलांट जो हैं। तो आगे अब इसमें हम देखते हैं, इसमें मुख्य पैरा है जो 14 है, जिसको ये सब डिस्कस सुनने के बाद ये एफिडेविट या ये वो करने के बाद माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है ये पूरा इसमें लिखा है।
जो कि अगर हम पूरा बताते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। माने उन्होंने यह साफ इनकार कर दिया है कि इस तरह से नोटिस जारी करना। ये देखिए लिखा है 9 नंबर में, मिस्टर उपाध्याय द लर्नेड सीनियर काउंसिल अपियरिंग फॉर द पिटिशनर हैज आर्गूड वे इम्पोज नोटिस अंडर सेक्शन 86 द सेंट्रल रजिस्ट्रार पास ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग द पिटिशनर फ्रॉम कलेक्टिंग फ्रॉम फर्दर डिपॉजिट। माने इस तरह का नोटिस जारी करने का उनको पूरा अधिकार है तथा अदर डिपॉजिट लेने को भी बैन कर सकती है। इस सबमिट दैट पिटिशनर दैट रिस्ट्रेन फ्रॉम कलेक्टिंग अदर डिपॉजिट, माने अदर डिपॉजिट लेने से उनको रोका जाए। द सम वर्ल्ड हैम्पर देयर बिजनेस एंड दे वर्ल्ड नॉट बी ए पोजिशन टू सर्विस देयर ऑब्लिगेशन। माने भारी अनियमितता किया गया है जिसके बदौलत उनको ये सब करने से रोका जाए। तो फिर आगे सहारा ने उसमें बताया कि ही हैज प्लेज रिलायंस ऑन स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन रिपीट ऑफ सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी टू सबमिट दैट द स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट इन फेवर ऑफ पिटिशनर। पिटिशनर अपने फेवर में स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट पेश किए कि जो हमने माने एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट के द्वारा कराया गया है। तो आगे इन्होंने क्या किया, टू दिस मिस्टर शर्मा लर्नेड एस.जी.एस. टू पॉइंटेड आउट दैट द स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट इटसेल्फ सस्पेक्टेड एंड दिस रिकॉर्ड। माने उन्होंने बताया कि ये जो स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट है काफ़ी सस्पेक्टेड है और काफ़ी त्रुटियां किया गई है। प्लेस रिलायंस ऑन द नोटिस 10/4/19 10/4 बाद के द्वारा ये ऑडिट रिपोर्ट किया गया है जो काफ़ी सस्पेक्टेड है। वी शो द स्पेशल ऑडिट नॉट मेड अवेयर 100 ऑफ एप्लीकेशन रिसीव अगेंस्ट पिटिशनर सोसाइटी। पिटिशनर सोसाइटियों के ऊपर कई शिकायतों आने के बाद इस तरह का ये ऑडिट किया गया है जिस पर माने जिसको रियल नहीं माना जा सकता, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये इन्होंने लिखा है। फिर 12 नंबर में मिस्टर उपाध्याय सबमिट दैट द पिटिशनर सोसाइटी हैव ऑल द intention to reply all investor deposit without any delay। माने उन्होंने कहा कि इन लोगों को, सभी सोसाइटियों को इन्वेस्टरों का पैसा तत्काल रिटर्न करना चाहिए, बिना देरी के रिटर्न करना चाहिए। ही सबमिट दैट पिटिशनर सोसाइटी इन फैक्ट इन पोजीशन टू repay all the members depositor whose amount has been due टू पेवेबल। माने जो भी राशि बकाया है उसका इन लोगों को तत्काल भुगतान करना चाहिए। वी हैव कंसीडर द सबमिशन मेड फ्रॉम द शॉर्ट रिप्लाई एफिडेविट वी हैव रिस्पोंडेड एबव रिजॉइंडर देयर आल्सो प्राइमा फेसी दैट सीरियस एलिगेशन। माने इन लोगों के जो एफिडेविट या जो उसमें है काफ़ी भारी अनियमितता पाई गई है। और फंड पिटिशनर सोसाइटी माने इन्होंने फंड का दुरुपयोग किया है, सोसाइटियों के फंड का दुरुपयोग किया है। शिपिंग ऑन द फंड पिटिशनर सोसाइटी फ्रॉम इंटरवीनर एप्लीकेशन आल्सो वी प्राइमा फेसी दैट आर स्कोर इन इन्वेस्टर हु कंप्लेन नॉन पेमेंट ऑफ देयर ड्यू। देयर इन्वेस्टर appear to be small time investor who may have invested their hard। माने बहुत सारे लोग छोटे छोटे अमाउंट या बहुत लोग इसमें पैसा जमा किए हैं जिन फंड का दुरुपयोग सहारा सोसाइटियों के द्वारा किया गया है। ये फिर 14 नंबर में देखिए इन द लाइट। माने इन सब के अवलोकन से न्यायालय यह पाती है वी इन द अंतरिम रिस्टोर इम्पोज other notice in so far the direct the petitioner not to collect any further deposit। माने अब इनके अवलोकन से न्यायालय यह आदेश देती है कि इन सोसाइटियों को किसी अन्य प्रकार का अन्य लोगों से डिपॉजिट लेने के लिए बैन किया जाता है, इम्पोज किया जाता है। टू
टेस्ट द बोनाफाइड ऑफ द पिटिशनर, माने पिटिशनर के अवलोकन से बी डायरेक्ट द सेंट्रल रजिस्ट्रार टू लुक इन द क्लेम विच ही हैव देयर बीन रिसीव्ड बाय द और हैव बीन फाइंड बिफोर वे बाय वे ऑफ इंटरवीनर एप्लीकेशन, माने इंटरवीनर माने जो भी याचिका प्राप्त हुई है निवेशकों के द्वारा उनका निराकरण करे और उनको रिफंड कराने का प्रयास करे। रिफंड द अमाउंट ऑफ सच मेंबर इन्वेस्टर डिपॉजिटर हु अमाउंट फंड टू हैव बीन ड्यू टू पेएबल। मिस्टर उपाध्याय लर्नियर सीनियर काउंसिल अपेयरिंग फॉर द पिटिशनर हैज एश्योर्ड एज that such member investor depositor shall be duly paid amount found due and payable of them. Accordingly, we direct that the petitioner shall pay the amount due to the member within 2 weeks, मतलब 2 वीक्स या 2 हफ्ता के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर जितने भी इन्वेस्टरों का पैसा बाकी है उसको तत्काल सहारा की जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं वो उनका भुगतान कराएं और भुगतान कराने के बाद proof of such payment shall filed petitioner with the central registrar, और ये नेसेसरी कर दिया गया है कि उन भुगतान का प्रूफ सेंट्रल रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करें। माने इस तरह से 14 नंबर में बहुत ही बड़ा पॉइंट माने दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जितने भी इंटरवीनर जितने भी आवेदन सेंट्रल रजिस्ट्रार के यहाँ गए हैं या ये दिल्ली हाई कोर्ट में जो इंटरवीनर आवेदन आए हैं उन सभी लोगों का भुगतान तत्काल कराया और उनका प्रमाण प्रूफ सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जमा करे। फिर आगे 15 नंबर में है फॉर द पर्पज वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम सेंट्रल रजिस्ट्रार सेल आल्सो कॉल पिटिशनर प्रोवाइड रिक्वेस्टिंग इनपुट इंफॉर्मेशन द पिटिशनर सेल नॉमिनेट ये नोडल, माने सेंट्रल रजिस्ट्रार और पिटिशनर चाहे तो ये नोडल अधिकारी नियुक्त कर ले, नोडल माने व्यक्ति जिनके माध्यम से ये सारा वेरिफिकेशन जो भी क्लेम का वेरिफिकेशन है उसको कंप्लीट किया जाए और उसका प्रूफ सेंट्रल रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाए। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नोडल ऑफिसर, नोडल ऑफिसर का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नॉमिनेट कम्युनिकेट विद द सेंट्रल रजिस्ट्रार बाय ऑल मीन्स प्रॉम्प्टली फेलर टू द सेल बी लुक एंड एडवाइजरी in case petitioner fail refuse provide any information call the central registrar shall entire pass order in the absence of petitioner status report on the exercise shall be filed by central registrar बिफोर ऑन नेक्स्ट डे। माने इस तरह का ऑर्डर माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो अब ये लाइबिलिटी कुल मिला के सहारा के ऊपर आ गई है कि सहारा जो भी सेंट्रल रजिस्ट्रार में आवेदन गए हैं उनको और या कि जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो रिजॉइंडर यानी कि इंटरवीनर आवेदन आए हैं जो अन्य याचिकाकर्तागण हैं उनके भुगतान उनके क्लेमों का भुगतान करा के उसका प्रमाण सेंट्रल रजिस्ट्रार में प्रस्तुत करें, तभी इस तरह का जो सहारा पर बैन लगा है, सहारा के नए निवेश पर बैन लगा है या इंस्टॉलमेंट लेने पर बैन लगा है उसको ओपन किया जा सकता है। तो इस तरह का कोई कृत्य या कोई कार्य सहारा के द्वारा तो किया नहीं जा रहा है, नहीं सहारा सोसाइटियों के द्वारा किसी का भुगतान नहीं दिया जा रहा है। तो अब अगर हम ये माने कि 7/9/2022 को माननीय न्यायालय के द्वारा कुछ अच्छा होने वाला है या जो बैन लगाया गया है वो बैन खुलने वाला है या सहारा के द्वारा भुगतान मिलने वाला है, तो यह प्रक्रिया काफ़ी लंबित लगती है, काफ़ी विलंबित लगती है और यह सोच काफ़ी कोसों दूर लगती है। चूँकि इस तरह का प्रमाण न तो सहारा सोसाइटियों के द्वारा सेंट्रल रजिस्ट्रार में दिया गया है और न ही सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा इस तरह का कोई आवेदन ही दिल्ली हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा कि हाँ हमारे पास जितने आवेदन आए हैं उनका भुगतान सहारा के द्वारा कर दिया गया है, अतः इनके ऊपर जो बैन लगाया गया है उस बैन को हटा लिया जाए। तो इस तरह से इस जजमेंट को देखने से स्पष्ट होता है कि सहारा सेबी का विवाद जो चल रहा है, जो इन कंपनियों पर बैन लगाया गया है वह निकट भविष्य में इतना जल्दी ओपन होने वाला नहीं है और अंतोगत्वा इन कंपनियों का वाइंड अप की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। वो कंपनियों को वाइंड अप कर लिया जाएगा, इनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा, फिर
सरकार जब चाहेगी, सेबी जब चाहेगी, तब निवेशकों का थोड़ा बहुत जो भी पैसा है उसका भुगतान हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में भुगतान होना आज की डेट में संभव दिखाई नहीं देता है। जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको शेयर, लाइक ज़रूर कर लें। और अगर इस जजमेंट की कॉपी को आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस जजमेंट को आप पूरा पढ़ सकते हैं। जी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी दोस्तों, नमस्कार।